नमस्कार दर्शक मित्रों। संस्कृति संवर्धन संस्थानम की ओर से मेहुल आचार्य आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पिछले कई दिनों से गुरुकुलम प्रकल्प एवं भारत के विषय में हम बहुत ही चिंतन कर रहे हैं। उसमें भारत में अनेक समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी जैसे जैसे भारत का हम बोलते हैं कि विकास होता है, ऐसे ऐसे तो वो समस्याओं का एक तरह से बढ़ावा ही होता जा रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसके बारे में जब हम उसके सोचते हैं तो शास्त्रों में कहा है कि किसी के भी बारे में सोचना हो तो मूलतः सोचना चाहिए। सभी शास्त्र भी यही कहते हैं कि आप गहराई से माने मूल से नहीं सोचोगे तब तक वो समस्या के मूल तक नहीं जाओगे, तब तक उसका समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या है कि जो सामने दिखती है उसी को समस्या मान लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन समस्या कुछ और ही होती है। जब वो समस्या के हम मूल में जाए तभी वो पता चलता है कि समस्या वास्तव में क्या है। तो भारत में कितनी सारी समस्या है, बहुत ही समस्या है। हम गिने तो बहुत उसमें से संख्या हो सकती है समस्याओं की, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य समस्याओं की बात करेंगे। तो भारत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी कोई चतुर पुरुषार्थ चार व्यवस्था मुख्यता से मानी गई थी। और व्यवस्था उसके गौण व्यवस्था थी कि उसकी जो उसमें सपोर्ट के रूप में वो व्यवस्थाएं सब थी। उसमें से अर्थव्यवस्था में आ जाता था राजनीति शास्त्र, और हो जाता था कि हमारा जो सब व्यवहार है वो काम में आ जाता था, और धर्म में जो सारी धर्म की व्यवस्था है वो व्यवस्था आती थी। तो सुचारू रूप से आज हजारों साल से भारत इसी व्यवस्था के आधार पर वो अच्छे से अच्छी तरह से चलता था। और राम राज्य भी इसी व्यवस्था का एक द्योतक है, वो उसी व्यवस्था का एक प्रारूप है, उसी व्यवस्था का एक केवल उसका ये एक क्या बोलते हैं उसको कि डेमो है। तो वो सभी व्यवस्था आज धीरे धीरे नष्ट हो गई है, या तो सभी व्यवस्था के रूप में नहीं रह गई है। तो वो सारी व्यवस्था न होकर अव्यवस्था बन गई है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? दूसरी बात ऐसी है कि भारत में इतना भ्रष्टाचार कि सभी आज देश के जब रैंक हम देखते हैं तो सभी देशों में शायद भारत कॉम्पिटिटर बन गया है भ्रष्टाचार के विषय में, और बहुत आगे भी निकल गया है वो कंपटीशन के, भ्रष्टाचार के कंपटीशन में। तो जहां का सबसे बड़ा नीति शास्त्र, दुनिया का सबसे बड़ा नीति शास्त्र जिस देश ने दिया, जिसने सबसे पहले दुनिया को नीति सिखाई, वो देश में क्या नीति के विषय में पहला नंबर आना चाहिए या भ्रष्टाचार के विषय में पहला नंबर आना चाहिए? लेकिन यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, नीति के विषय में नंबर ना आकर उसमें भ्रष्टाचार के विषय में आज भारत का अग्रिम पंक्ति में नंबर आता है। तो वो एक समस्या है। तीसरी समस्या की हम बात करें तो आज जिस देश ने आज प्रथम माने कि विवाह नाम की संस्था दी, जो एक आदर्श रूप से कुटुंब की व्यवस्था दी, विवाह को एक संस्कार माना, और दो पुरुष और स्त्री को एक साथ रहने का जिसने समझाया, घर की कल्पना सबसे पहले जिस देश ने दी, वो देश में कुटुंब व्यवस्था कितनी आगे बढ़नी चाहिए थी। उसके स्थान पर आज डिवोर्स जो है वो भारत में करीब 40 से 50% तक की आज वो जो है संख्या, तो वो हम आंकड़े से देखें तो 40 से 50% जो विवाहितों में से डिवोर्सिस के केस होते हैं, उसमें से कुछ डिवोर्सिस हो जाते हैं और कुछ में पेंडिंग रहते हैं। तो इतने डिवोर्सिस क्यों? इसका भी कुछ कारण होना चाहिए। नहीं तो जिस देश ने विवाह की संस्था बड़ी दी, अच्छी महत्वपूर्ण रूप से दी, उसके विषय में हजारों ऋषियों ने काम किया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आज डिवोर्सेस इतने क्यों हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा दूसरी बात कि जैसे डिवोर्सेस की एक समस्या है, ऐसे भारत ने सबसे पहले कुटुंब व्यवस्था माने कि परिवार की एक व्यवस्था दी। तो वो परिवार की व्यवस्था में जैसे सब लोग एक साथ रह रहे थे, माता पिता और उसके पुत्र पुत्री, सब बड़ी कुटुंब, एक संयुक्त व्यवस्था, ज्वाइंट फैमिली की हमारे यहाँ एक आदर्श व्यवस्था थी। तो आज वो न होकर आज क्यों माता पिता को बच्चे लोग माने कि जो युवा वर्ग है वो घर से निकालते हैं,
और उसका अपमान करते हैं और उसको वृद्धाश्रम जैसी एक जो अभी की जो कलयुग की माने कि अभी के जो गिरे हुए जो पतित समाज की एक वो है उसकी पहचान है, ऐसे वृद्धाश्रम आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे क्योंकि वो समाज की एक प्रकार की वो आवश्यकता है। वो वृद्धाश्रम गलत नहीं है, लेकिन समाज को आवश्यकता क्यों पड़ी वृद्धाश्रम की? तो उसका कारण है कि बच्चे उनके माता पिता के साथ आज रह नहीं पाते हैं, माता पिता के साथ उनका जमता नहीं है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और भारत में पहले हम देखें तो कितना, जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तब एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था, और आज इतनी बेरोजगारी क्यों? जिस देश ने सबसे बड़ा अर्थशास्त्र दुनिया को दिया, चाणक्य करके हमारे जो अर्थशास्त्री हुए सबसे बड़े, और राम राज्य से लेकर जिन्होंने हजारों साल की एक अर्थशास्त्र की परंपरा रही, वो देश में जिन्होंने एक अर्थशास्त्र दिया, आइडियल रूप से व्यवस्था चलाना सिखाया, उसी भारत देश में आज इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? आज हर एक जगह पर हमको पता है कि एक 10 लोगों का कुछ वैकेंसी निकलता है तो उसमें 10 लाख लोग या 5 लाख लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो क्या बताती है कि ये बेरोजगारी की समस्या इतनी हाई लेवल पर है, एक्सट्रीम लेवल पर अभी आ चुकी है। तो और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत में आज आत्महत्याएं माने सुसाइड्स जितने भी होते हैं उसमें भी भारत अभी आगे बढ़ता जा रहा है, और जो सुसाइड नहीं करते हैं वो भी क्या मन से स्वस्थ है? तो आज जो आंकड़े बताते हैं कि रोगियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसका भी कारण क्या हो सकता है? वो भी एक चिंतन करने वाली बात है कि आज आत्महत्याएं इतनी हो रही है और मनोरोगी की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये सभी समस्याओं का कारण जब तक हम नहीं ढूंढेंगे तब तक ये व्यवस्था हम ठीक नहीं कर पाएंगे भारत की। तो उसमें एक उदाहरण में देकर पूर्ण करता हूं कि जैसे किसी को बुखार आए तो उसमें ठंड लगती है, भूख नहीं लगती है, सिर दुखता है, पैर दुखते हैं, नींद ज्यादा आती है, आलस्य रहता है, तो ये समस्या सभी 5-7 समस्या गिनेंगे, तो ये सब समस्या हम कहेंगे कि अब उसकी चिकित्सा हम करने लगे, तो चाहे पैर टूटते हो तो पैर की दवाई ले ली, अभी सिर दुखता हो तो सिर की दवाई ले ली, या तो फिर नींद ज्यादा आए तो कुछ चाय कॉफी पी ली, और फिर आंखें जलती हो तो कुछ पानी डाल दिया, या तो फिर हमको अस्वस्थता लग रही हो तो कुछ और दवाई ले ली। इस तरह से हम दवाई लेते जाएंगे तो 10 दवाई लेंगे तो भी हमारा ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि समस्या 10 नहीं है, समस्या केवल एक बुखार की है। बुखार की वजह से उसको पैर दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है, नींद आ रही है, बेचैनी हो रही है, भूख नहीं लगती है, तो उसकी बुखार की दवाई लेने से ही सभी सिम्टम्स मिट जाएंगे, क्योंकि समस्या बुखार की है, नहीं तो समस्या दूसरी नहीं है कोई। बुखार की वजह से बाहरी सिम्टम्स 10 दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से जो भारत में अव्यवस्था इतनी है, भ्रष्टाचार है, डिवोर्सिस है, वृद्धाश्रम में बेरोजगारी है, इतनी आत्महत्या है और रोगियों की इतनी संख्या है, उसके पीछे भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। जो मूल कारण भारत शिक्षा व्यवस्था का है, तो वो शिक्षा व्यवस्था ठीक होने से ही सभी कुछ ठीक हो जाएगा, सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। तो वो शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, गंभीरता से विषय को लेना चाहिए। भारत में सबसे पहले कौन सी व्यवस्था बिगड़ी और बाद में सब व्यवस्था बिगड़ती चली, तो उसका भी हमको चिंतन करना चाहिए, और वापस एक बार शिक्षा की समस्या जो है उसको जानकर उसको हमको शिक्षा की समस्या को यदि निराकरण कर देंगे तो उपरोक्त जो सभी अव्यवस्थाएं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, डिवोर्सिस के केसेस है, वृद्धाश्रम, तो हम कुछ अगले 40-50 साल में कर पाएंगे, इतनी मैं आशा रखता हूं। और सभी प्रश्नों का केवल एक ही जवाब हो सकता है कि जो अभी की जो समस्या है वो मैकॉले संस्कारहीन, मूल्यहीन जो अभारतीय शिक्षा चल रही है वो है, उसका हमको चिंतन करना चाहिए। जब से शिक्षा व्यवस्था में माने कि आजादी के पहले, थोड़ी देर पहले या बाद में, जो हम जो शिक्षा अंग्रेजों के वक्त से जो अंग्रेजों ने जो शिक्षा डाली, और उसमें भी मैकॉले ने जो अभी की जो एजुकेशन का ड्राफ्ट बनाया और जो एजुकेशन एक्ट बनाया, तो उसके कारण जो एजुकेशन शिक्षा लागू हुई, और वो शिक्षा एकदम मनोवैज्ञानिक तौर पर
थर्ड क्लास जिसको कहा जाए, दुनिया के सभी मनोवैज्ञानिक जिसको थर्ड क्लास बोलते हैं कि इसको शिक्षा कहा जाना ही शिक्षा शब्द का अपमान है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों और महापुरुष कहते हैं। तो ये शिक्षा जो मूल्यहीन अभारतीय शिक्षा है, तो इसके कारण ये सब हुआ है। और उसका एक प्रबल ऑप्शन माने कि एक सुचारू रूप से जो उसका विकल्प है वो गुरुकुलम शिक्षा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम आगे के जो वीडियो है उसमें हम आपको भारतीय शिक्षा का महत्व और आधुनिक शिक्षा का उसमें क्या प्रदान है अव्यवस्था करने में, वो बताएंगे। तो आप ये चैनल को फॉरगेट करना न भूले, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट वो आपको यदि कोई क्वेरीज है तो उसमें कमेंट आप लिख सकते हैं, और आपको यदि अच्छा लगे तो वो आप शेयर करिए, जिससे कि ये सबसे हम लोग ये सबको बात पहुंचा सके। और संस्कृति संस्थानम का हमारा जो एक ये है फेसबुक पर पेज है, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर आप हमको ये व्हाट्सएप नंबर जो दिया है उस पर आप माहिती भेजिए। और आपको कोई यदि इसमें कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमको ये दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।